कहानी शुरू होने से पहले इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीली रोशनी धीरे धीरे फैलती गई और सुरंग की दीवारें जैसे पीछे हटने लगीं। सामने एक विशाल कक्ष खुल गया, ज़मीन के नीचे बसा हुआ एक शहर। ओरिजिन जोन, टूटे टावर, कांच जैसे चमकते रास्ते और बीच बीच में धड़कती नीली ऊर्जा की धाराएं। ये खंडहर नहीं था, ये कुछ जीवित था। मीरा की आवाज़ कांप गई। ये लैब नहीं है, ये पूरा सिस्टम है। डॉक्टर नील आगे बढ़ा। उसके कदम ज़मीन को छूते ही रोशनी तेज़ हो जाती थी। वायरस एक बीमारी नहीं है, उसने कहा, यह एक नेटवर्क है और यह नेटवर्क अब जाग चुका है। कबीर का सिर दर्द से झुक गया। आवाज़ें अब साफ थी, फुसफुसाहट नहीं, बुलावा। वे मुझे पहचानते हैं, उसने कहा, जैसे मैं उनका हिस्सा हूँ। समर ने उसका कंधा पकड़ा। तू मेरा बेटा है, किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं। नील रुका। पहली बार उसकी आवाज़ में कठोरता आई। भावनाएं अब नियम तय नहीं करेंगी। इंसान ने बहुत समय तक कमजोरी को ढोया है। आरव ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। उसे हर दिशा में हलचल दिख रही थी, परछाइयाँ जो पूरी तरह इंसान नहीं थीं। ये सब क्या है? उसने पूछा। सर्वाइवर्स, नील बोला, म्यूटेटेड, जो बचे और जिन्होंने स्वीकार किया। एक आकृति आगे आए। महिला, आधा चेहरा नीली रोशनी से ढका हुआ। हमने दर्द चुना, उसने कहा, ताकि भविष्य बचे। मीरा ने धीरे से कहा, लेकिन आपने चुनाव का हक छीन लिया। कबीर अचानक आगे बढ़ गया। उसके पैरों के नीचे ज़मीन चमक उठी। ये जगह मुझे कमांड दे सकती है, उसने कहा हैरानी से। या मैं इसे? नील की आंखें चमकीं। यही वजह है कि तुम यहाँ हो। नेटवर्क को एक कोर चाहिए, एक उत्तराधिकारी। समर ने जोर से कहा, नहीं, मेरा बेटा तुम्हारा हथियार नहीं बनेगा। नील ने हाथ उठाया। पूरा कक्ष गूंज उठा। फैसला तुम्हारा नहीं है। तभी ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। कक्ष की छत हिल गई। लाल चेतावनी रोशनियां जल उठीं। मीरा के वॉकी टॉकी से चीखती आवाज आई, ओरिजिन जोन घिर चुका है। सेंटिनल्स ने हमला शुरू कर दिया है। आरव ने दांत भींचे। तो अब दो युद्ध हैं, एक बाहर एक अंदर। कबीर ने आंखें बंद की। नीली रोशनी अब उसकी नसों से निकलकर हवा में फैलने लगी। नहीं, उसने कहा, अब सिर्फ एक है। उसने आंखें खोलीं और आज ओरिजिन जोन जवाब देगा। ओरिजिन जोन की ज़मीन कांपने लगी, जैसे किसी ने उसकी धड़कन तेज कर दी हो। नीली ऊर्जा की धाराएं दीवारों से निकलकर हवा में तैरने लगीं। कबीर दोनों हाथ फैलाए खड़ा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह नीली चमक से भरी थीं, लेकिन चेहरा शांत था, खौफनाक रूप से शांत। मीरा ने डरते हुए कहा, कबीर, खुद को संभालो। उसकी आवाज़ जैसे बहुत दूर से आए हो। मैं संभला हुआ हूँ, कबीर बोला। पहली बार। डॉक्टर नील पीछे हट गया। उसके चेहरे पर गर्व और डर एक साथ थे। नेटवर्क ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, इतनी जल्दी, यह मैंने सोचा नहीं था। समर आगे बढ़ा। उसे छोड़ दो नील, ये सब बंद कर दो। नील की आवाज़ सख्त हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है। ऊपर से फिर धमाका हुआ। इस बार छत का एक हिस्सा टूट गया। धूल और मलबे के बीच सेंटिनल्स नीचे उतरने लगी, भारी कवच, लाल विशन। टारगेट लॉक, एक आवाज़ गूंजी। म्यूटेंट को जिंदा चाहिए। आरव ने फायर किया, लेकिन गोलियां हवा में ही रुक गईं। नीली ऊर्जा ने उन्हें जकड़ लिया। मीरा हक्का बक्का रह गई। ये तुम कर रहे हो? कबीर ने धीरे से सिर हिलाया। नेटवर्क खुद को बचा रहा है। एक सेंटिनल ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। वह चीख भी नहीं पाए। कक्ष में मौजूद म्यूटेटेड सर्वाइवर्स एक एक कर जागने लगे। उनकी आंखों में वही नीली चमक थी। महिला सर्वाइवर ने कहा, कोर ने हमें बुलाया है। नील ने चिल्लाकर कहा, नहीं, कोर मैं नियंत्रित करता हूँ। कबीर ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आवाज़ में कठोरता थी। आपने रास्ता बनाया था डॉक्टर, लेकिन अब दिशा मैं तय करूँगा। नील की मशीनें एक एक कर बंद होने लगीं। उसकी कलाई पर लगा इंटरफेस अंधेरा पड़ गया। तुम नहीं समझते, नील बड़बड़ाया। अगर नेटवर्क आज़ाद हुआ तो मानवता ने हमें छोड़ दिया था, कबीर ने बीच में कहा। अब हम उसे मिटाएंगे नहीं, बदलेंगे। समर की आंखों से आंसू निकल आए। बेटा, ये बदलाव तुम्हें हमसे दूर ले जाएगा। कबीर ने पलटकर उसे देखा। एक पल के लिए नीली रोशनी धीमी पड़ गई। नहीं पापा, अगर मैं यह नहीं करूँगा तो कोई और करेगा, और तब कोई इंसानियत नहीं बचेगी। ऊपर सेंटिनल्स की चीखें गूंज रही थीं। ओरिजिन जोन अब पूरी तरह जाग चुका था। मीरा ने आरव की ओर देखा। अगर कबीर कोर बन गया तो दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। आरव ने धीमे से कहा, शायद पहली बार बेहतर बने। कबीर ने आंखें बंद कीं। नीली रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई और उसी पल ओरिजिन जोन ने अपना नया उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। नीली रोशनी अचानक सिमट गई, जैसे पूरा ओरिजिन जोन एक ही सांस में थम गया हो। कबीर हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहा था।
उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चारों ओर ऊर्जा की पतली परत घूम रही थी। सुरक्षा नहीं, संतुलन। सेंटिनल्स की सारी रेड लाइटें बुझ चुकी थीं। उनके कवच भारी होकर जमीन पर गिर पड़े, जैसे बिना आत्मा के खोल हों। एक गहरी, सामूहिक आवाज गूंजी। कोर स्थापित। मीरा ने कांपते स्वर में कहा, यह आवाज एक नहीं है। डॉक्टर नील जमीन पर गिर चुका था। उसकी सांस तेज थी, आंखों में पहली बार असहायपन था। नेटवर्क अब मेरी पहुंच से बाहर है। आरव ने उसकी ओर देखा। तो यही तुम्हारा अंत है? नील ने कड़वी हंसी हंसी। नहीं, यह मेरी हार है। समर कबीर के नीचे खड़ा था, दोनों हाथ फैलाए, जैसे गिरते बेटे को थामने के लिए तैयार हो। कबीर, वापस आ जा। नीली रोशनी हिली। कबीर धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके पैर जमीन को छूते ही पूरा कक्ष फिर से स्थिर हो गया। उसने आंखें खोलीं। वे अब भी नीली थीं, लेकिन उनमें इंसानी नमी थी। मैं यहीं हूँ, उसने कहा, और मैं जा भी नहीं सकता। मीरा ने राहत की सांस ली। तुम वही हो ना? कबीर ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं बदला हूँ, पर खोया नहीं हूँ। तभी कक्ष की दीवारों पर दृश्य उभरने लगे, दुनिया के अलग अलग हिस्से। शहर, शिविर, उजड़े गांव। जहाँ जहाँ वायरस फैला था, वहाँ अब हल्की नीली तरंगें स्थिर हो रही थीं। क्या हो रहा है? आरव ने पूछा। कबीर ने जवाब दिया, नेटवर्क खुद को रिकैलिब्रेट कर रहा है। अब ये सिर्फ मारने के लिए नहीं है। नील ने सिर उठाया। तुम वायरस को बदल रहे हो? नहीं, कबीर बोला, मैं उसे विकल्प दे रहा हूँ। एक स्क्रीन पर एक पुरुष दिखाई दिया, बीमार लेकिन जीवित। उसकी नसों में नीली चमक आई, फिर स्थिर हो गई। मीरा की आंखें फैल गईं। वह मर नहीं रहा। कबीर की आवाज़ शांत थी, लेकिन भारी। अब कोई मजबूर नहीं होगा। या तो बदलाव या सामान्य जीवन। चुनाव उनका होगा। समर ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। तू भगवान नहीं बन रहा। कबीर ने उसकी ओर देखा। नहीं पापा, बस पहरेदार। अचानक एक चेतावनी उभरी। बाहरी नेटवर्क हस्तक्षेप। आरव ने दांत भींचे। सरकार। कबीर ने सिर घुमाया। और कुछ और भी। दूर एक नया सिग्नल चमका, ओरिजिन जोन से बाहर, बहुत दूर, जहां नीली रोशनी नहीं, बल्कि गहरी काली ऊर्जा जाग रही थी। कबीर ने पहली बार चिंता के साथ कहा, हम अकेले नहीं हैं। और उसी पल एक नई शक्ति ने दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। ओरिजिन जोन की दीवारों पर उभरी काली तरंगें नीली रोशनी को निगलने लगी, जैसे अंधेरा रोशनी को परख रहा हो। मीरा ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। ये सिग्नल, ये सरकार का नहीं है। कबीर की भौहें सिकुड़ गईं। नहीं, ये नेटवर्क के बाहर की चीज है। कुछ ऐसा जिसे वायरस ने नहीं बनाया। डॉक्टर नील धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ थकी हुई थी, लेकिन दिमाग अब भी तेज। तो आखिरकार वे जाग गए। आरव ने उसकी ओर घूर कर देखा। वे कौन? नील ने स्क्रीन पर उभरती काली ऊर्जा की संरचना देखी। शैडो कोर, ओरिजिन प्रोजेक्ट का वह हिस्सा जिसे हमने असफल मानकर दफना दिया था। समर चौंक गया। मतलब ये सब जानबूझकर नहीं फैला? वायरस जानबूझकर था, नील बोला, लेकिन शैडो कोर, वह नियंत्रण से बाहर पैदा हुआ। वह बदलाव नहीं चाहता, वह सिर्फ शुद्धिकरण चाहता है। कबीर ने आंखें बंद कीं। नीली रोशनी उसके चारों ओर घूमने लगी। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। वह मुझे नहीं देख रहा, वह मुझे चुनौती दे रहा है। मीरा ने धीमे से पूछा, अगर वह जीता तो? कबीर ने जवाब देने से पहले एक पल लिया। तो विकल्प खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, मिटना। ऊपर की स्क्रीन पर पहला शहर काले घेरे में डूब गया। संचार टूट गया। आरव ने हथियार कस लिया। तो ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। कबीर ने आंखें खोलीं। इस बार उनकी नीली चमक और गहरी थी। नहीं, यह अब शुरू हुआ है। उसने ओरिजिन जोन की ओर देखा, फिर दूर दुनिया की ओर। और इस बार दुश्मन इंसान भी नहीं है। ओरिजिन जोन की धड़कन तेज हो गई। नीली और काली शक्तियां पहली बार आमने सामने थीं। ओरिजिन जोन में सन्नाटा फैल गया, लेकिन ये शांति नहीं थी, ये टकराव से पहले की सांस थी। काली ऊर्जा वाली स्क्रीन अचानक फट गई। संपर्क टूट चुका था। मीरा ने धीरे से कहा, पूरा शहर एक झटके में गायब हो गया। आरव ने दांत भींचे। कोई सिग्नल नहीं, कोई जीवन चिन्ह नहीं। डॉक्टर नील ने थके कंधों के साथ बैठते हुए कहा, शैडो कोर यही करता है। वह खत्म नहीं करता, वह मिटा देता है, जैसे कुछ था ही नहीं। समर ने कबीर की ओर देखा। क्या तुम उसे रोक सकते हो? कबीर ने कुछ देर जवाब नहीं दिया। वह अंदर की आवाज़ें सुन रहा था, नीली ऊर्जा की फुसफुसाहटें जो अब डर में बदल रही थीं। मैं उसे रोक सकता हूँ, उसने कहा, लेकिन कीमत होगी। मीरा ने तुरंत पूछा, किसकी कीमत? कबीर ने उसकी ओर देखा। मेरी। कमरे में जैसे हवा रुक गई। नहीं, समर ने सख्ती से कहा, तू पहले ही बहुत कुछ दे चुका है। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं मरने की बात नहीं कर रहा पापा, मैं इंसान और कोर के बीच की आखिरी दीवार बनने की बात कर रहा हूँ। नील ने सिर उठाया। अगर तुम शैडो कोर से सीधे जुड़े तो वापसी का रास्ता नहीं होगा। आरव आगे आया। और अगर नहीं जुड़े? कबीर ने बिना हिचक कहा,
तो दुनिया के पास हफ्ते भी नहीं हैं। तभी ओरिजिन जोन की चेतावनी फिर गूंजी। शैडो कोर विस्तार, दूसरा नोड सक्रिय। दूसरा शहर काले घेरे में आने लगा। मीरा की आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज स्थिर। अगर यह करना ही है तो हम साथ होंगे। कबीर ने उसकी ओर देखा। ये रास्ता अकेले का है। आरव ने कंधे पर हाथ रखा। नेतृत्व अकेले होता है लेकिन लड़ाई नहीं। कबीर ने गहरी सांस ली। नीली रोशनी उसके चारों ओर सघन होने लगी, जैसे वह खुद को किसी और स्तर पर समेट रहा हो। ठीक है, उसने कहा, अगर मैं दीवार बन रहा हूँ तो आप सब नींव होंगे। ओरिजिन जोन की जमीन खुलने लगी। बीच में एक गहरा गोलाकार कक्ष उभरा, नीला नहीं, काला नहीं, बल्कि दोनों का मिला जुला रंग। नील फुसफुसाया, ये नेक्सस है जहाँ कोर टकराते हैं। कबीर आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी परछाई बदलती जा रही थी, कभी इंसान कभी रोशनी। उसने मुड़कर आखिरी बार कहा, अगर मैं वापस ना आऊं तो याद रखना, ये लड़ाई शक्ति की नहीं थी, ये चुनाव की थी। और फिर वह नेक्सस में उतर गया। नीली और काली ऊर्जा एक साथ भड़क उठी। ओरिजिन जोन कांप उठा। दुनिया की किस्मत अब एक ही टकराव पर टिकी थी। नेक्सस के भीतर कदम रखते ही समय जैसे टूट गया। कबीर को न जमीन महसूस हुई न हवा। चारों तरफ सिर्फ परतें थीं, यादों की, फैसलों की, उन करोड़ों जिंदगियों की जिन पर वायरस ने असर डाला था। नीली रोशनी उसके पीछे थी, काली ऊर्जा सामने, और बीच में वह अकेला। एक भारी गूंजती हुई आवाज उभरी, बिना दिशा के, तुम बहुत देर से आए हो कोर। कबीर ने चारों ओर देखा। तुम शैडो कोर हो, मैं वह हूँ जो तुम नहीं हो, आवाज बोली। मैं विकल्प नहीं देता, मैं परिणाम हूँ। काली ऊर्जा सघन होने लगी। उसके भीतर टूटते शहर, मिटते चेहरे, खाली धरती के दृश्य चमक उठे। तुम मिटा देते हो, कबीर बोला, बिना पूछे, क्योंकि पूछना कमजोरी है। शैडो कोर ने जवाब दिया, इंसान ने जब भी चुना उसने विनाश चुना। मैं उस गलती को दोहरने नहीं दूंगा। नीली रोशनी ने कबीर को घेर लिया। उसमें समर की आवाज़ थी, मीरा का भरोसा, आरव का साहस, वे सब जो इंसान को सिर्फ तर्क से ज़्यादा बनाते थे। तुम आधा सच हो, कबीर ने कहा, और आधा सच सबसे खतरनाक होता है। काली ऊर्जा हंसी, और तुम पूरा बोझ हो। अगर तुम गिरे तो कोई नहीं बचेगा। अचानक शैडो कोर ने हमला किया। काला सैलाब नेक्सस में फैल गया। कबीर को लगा जैसे उसकी चेतना को खींचा जा रहा हो, उसका नाम, उसका चेहरा, उसका अतीत। वह लड़खड़ाया। उसी पल एक स्मृति उभरी, बचपन की। समर का हाथ जो उसे गिरने से पहले पकड़ लेता था। कबीर ने आंखें भींच लीं। मैं अकेला नहीं हूँ। नीली रोशनी फटी। नेक्सस दो हिस्सों में बढ़ गया। तुम खुद को बांध रहे हो, शैडो कोर गरजा। तुम टूट जाओगे, शायद, कबीर बोला, लेकिन टूटकर भी मैं जोड़ सकता हूँ। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। नीली और काली ऊर्जा टकराई नहीं, वे उलझ गईं। बाहर ओरिजिन जोन में चेतावनियां पागलों की तरह चमक उठीं। नील ने हकलाते हुए कहा, यह विलय नहीं है, ये पुनर्लेखन है। मीरा ने स्क्रीन पर देखा। काले घेरे थम गए थे, शहर मिटना बंद हो चुके थे। आरव की आवाज़ भारी थी, वह कर रहा है। नेक्सस के भीतर कबीर चीखा नहीं, उसने बस सहा, और उसी सहन में शैडो कोर पहली बार रुका। यह क्या है, वह बोला, ये तर्क नहीं है। कबीर की आवाज़ धीमी थी लेकिन अडिग, यह इंसान होना है। नेक्सस में रोशनी बदली, अब न पूरी नीली न पूरी काली, कुछ नया। और उसी क्षण दुनिया में पहली बार अंधेरे ने पीछे हटना शुरू किया। नेक्सस के भीतर रंग स्थिर नहीं थे, वे बह रहे थे, नीले से धूसर, धूसर से उजाले की एक नई परत में। शैडो कोर की आवाज़ अब गूंजती नहीं थी, वह पास थी, बहुत पास। तुम मुझे बदल नहीं सकते, उसने धीमे कहा, मैं अंत हूँ। कबीर की सांसें भारी थीं। हर पल उसे लग रहा था कि उसका कोई हिस्सा पीछे छूट रहा है, नाम, दर्द, यहाँ तक कि समय की समझ भी। अंत भी रास्ता हो सकता है, उसने कहा, अगर उसके बाद कुछ बचे। शैडो कोर रुका। तुम नुकसान स्वीकार कर रहे हो? हाँ, कबीर बोला, क्योंकि नुकसान से भागने ने ही तुम्हें बनाया। नेक्सस के बाहर ओरिजिन जोन में अचानक सन्नाटा छा गया। सारी चेतावनियां एक साथ बंद हो गईं। मीरा ने स्क्रीन पर देखा, काले नोड्स सिकुड़ रहे हैं। आरव ने धीमे से कहा, वह उन्हें खदेड़ नहीं रहा, वह बांध रहा है। नील की आंखें चौड़ी थीं, वह शैडो कोर को मिटा नहीं रहा, वह उसे सीमित कर रहा है, नियम दे रहा है। नेक्सस के भीतर काली ऊर्जा ने आकार बदला, वह अब फैल नहीं रही थी, सिमट रही थी एक कठोर, स्थिर संरचना में। तुम मुझे कैद कर रहे हो, शैडो कोर ने कहा। कबीर ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ। नीली और काली ऊर्जा के बीच एक तीसरी परत उभरी, साफ, पारदर्शी, जैसे कांच, लेकिन जीवित। यह क्या है, शैडो कोर ने पूछा। सीमा, कबीर बोला, तुम मिटा नहीं सकते, तुम सिर्फ रोक सकते हो, और वह भी तब जब कोई और रास्ता ना हो। लंबा सन्नाटा छा गया। फिर पहली बार शैडो कोर की आवाज़ बदली, कम कठोर, कम निश्चित। और अगर मैं इनकार करूं, कबीर की आवाज़ लगभग फुसफुसाहट थी, तो मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ,
हमेशा। बाहर ओरिजिन जोन में जमीन हल्की सी धंसी फिर स्थिर हो गई। मीरा की आंखें भर आईं। वह खुद को बांध रहा है। समर ने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ हिले लेकिन कोई शब्द नहीं निकले। नेक्सस के भीतर काली ऊर्जा धीरे धीरे थम गई। ठीक है कोर, शैडो कोर ने कहा, हम देखते हैं कि तुम्हारा इंसान होना कितना टिकता है। नेक्सस की रोशनी एक बिंदु में सिमट गई और फिर कबीर जमीन पर गिर पड़ा। ओरिजिन जोन में मीरा दौड़ पड़ी। कबीर, उसकी सांस चल रही थी, दिल धड़क रहा था, लेकिन नीली चमक अब उसकी नसों में नहीं दौड़ रही थी। आरव ने धीमे से पूछा, वह? नील ने स्क्रीन देखी फिर कबीर की ओर। वह कोर नहीं रहा, उसने कहा, लेकिन उसने कोर को छोड़ भी नहीं दिया। कबीर की आंखें धीरे से खुलीं। वे अब नीली नहीं थीं, वे सामान्य थीं। उसने कमजोर आवाज में कहा, दुनिया अभी सुरक्षित है। मीरा ने रोते हुए हंसने की कोशिश की। हाँ, अभी के लिए। कबीर ने गहरी सांस ली। तो याद रखना, अगर अंधेरा फिर बढ़े। उसने छत की ओर देखा जहां नेक्सस बंद हो चुका था। कोई और दीवार बनेगा, जरूरी नहीं कि मैं ही हूँ। ओरिजिन जोन शांत था, लेकिन अब वह सो नहीं रहा था, वह देख रहा था। ओरिजिन जोन में पहली बार शांति अजीब नहीं लगी। मशीनों की हल्की गूंज थी, लेकिन चेतावनी नहीं। नीली रोशनी अब स्थिर थी, न फैलती न सिमटती, जैसे किसी ने उसकी सांसों की गति तय कर दी हो। मीरा कबीर के पास बैठी थी। उसने उसकी कलाई पकड़ रखी थी, जैसे डर हो कि छोड़ते ही वह फिर कहीं खो न जाए। तुम 3 घंटे से बेहोश थे, उसने कहा। हम सबको लगा। कबीर ने आंखें बंद कर लीं फिर खोल दी। मैंने बहुत कुछ देखा, उसने धीमे कहा, और बहुत कुछ छोड़ा भी। आरव दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन आंखें सतर्क। दुनिया बाहर बदल रही है। सरकार ने अचानक सारे सेंटिनल ऑपरेशन रोक दिए हैं। डर की वजह से? मीरा ने पूछा। नील ने सामने के कंसोल पर डेटा पढ़ते हुए जवाब दिया, नहीं, खालीपन की वजह से। शैडो कोर सीमित हो चुका है। उनकी सबसे बड़ी धमकी अब नियंत्रण में है। समर ने धीरे से कबीर के सिर पर हाथ रखा। और तू? कबीर ने उसकी ओर देखा। मैं अब नेटवर्क नहीं सुनता, लेकिन कुछ निशान बचे हैं, जैसे किसी दरवाजे की याद। तभी कक्ष की एक दीवार पर नई इमेज उभरी। एक छोटा शहर, सामान्य लोग, बच्चे खेलते हुए, लेकिन भीड़ में एक किशोर अचानक रुक गया। उसकी आंखों में पल भर के लिए हल्की चमक आई, नीली नहीं, काली नहीं, धूसर। मीरा ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। यह क्या है? नील का चेहरा सख्त हो गया। साइड इफेक्ट, जब 2 कोर टकराते हैं तो कुछ लोग बीच की रेखा पर आ जाते हैं। आरव ने पूछा, खतरा? नील ने सिर हिलाया, अभी नहीं, लेकिन ये लोग भविष्य की दिशा तय करेंगे। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। उसके भीतर कुछ हिला, डर नहीं, जिम्मेदारी। तो लड़ाई खत्म नहीं हुई? नहीं, मीरा बोली, बस उसका रूप बदल गया है। कबीर ने धीरे से उठने की कोशिश की। समर ने सहारा दिया। अब मैं दीवार नहीं हूँ, कबीर बोला, लेकिन शायद रास्ता बन सकता हूँ। नील ने उसकी ओर देखा। दुनिया को अब किसी कोर की नहीं, किसी गवाह की जरूरत है। बाहर ओरिजिन जोन की छत के ऊपर सूरज की पहली किरण उतरी। वर्षों बाद वह रोशनी डरावनी नहीं लगी। आरव ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अगर यह नई दुनिया है तो इसे देखने वाले भी नए होंगे। कबीर ने गहरी सांस ली। और अगर कभी अंधेरा लौटे? उसने मीरा और समर की ओर देखा, फिर बाहर फैली दुनिया की ओर। तो इस बार हम तैयार होंगे। ओरिजिन जोन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहीं दूर धूसर चमक ने एक बार फिर आंखें खोल ली थीं। धूसर चमक वाली आंखें झपकी और फिर सामान्य हो गईं। किशोर ने खेल फिर से शुरू कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मीरा ने स्क्रीन बंद कर दी। कमरे में हल्का तनाव लौट आया। अगर लोग खुद नहीं जानते कि उनके अंदर क्या है, उसने कहा, तो दुनिया कैसे संभलेगी? नील ने गहरी सांस ली। हर बदलाव का पहला चरण अज्ञान होता है, दूसरा डर, तीसरा नियंत्रण की कोशिश। आरव ने तुरंत समझ लिया। सरकार? नील ने सिर हिलाया। वे शैडो कोर से डरते थे, अब वे धूसर लोगों से डरेंगे। समर ने कबीर की ओर देखा। और तू? कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं अब कुछ महसूस नहीं करता, लेकिन जब उस लड़के को देखा तो समझ आया, जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। तभी ओरिजिन जोन के कम्युनिकेशन पैनल पर एक पुराना चैनल एक्टिव हुआ। क्रैकलिंग आवाज के बीच एक महिला का चेहरा उभरा, सरकारी चिन्ह के साथ। ये सेंट्रल अथॉरिटी बोल रही है। आवाज सख्त थी। ओरिजिन जोन को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा घोषित किया जाता है। मीरा ने दांत भींचे। यही शुरू होने वाला था। महिला की आवाज जारी रही, डॉक्टर नील, कबीर नामक व्यक्ति और सभी म्यूटेशन संबंधित इकाइयां तत्काल आत्मसमर्पण करें। आरव ने हथियार उठाया। वे डर रहे हैं, इसलिए हमला करेंगे, नील ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। जब विज्ञान आगे निकल जाता है तो सत्ता हमेशा बंदूक उठाती है। कबीर ने स्क्रीन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, लेकिन नज़र साफ थी।
अगर मैं आत्मसमर्पण कर दूं तो वे दूसरे लोगों को ढूंढना बंद कर देंगे। नील ने जवाब नहीं दिया। मीरा ने तेजी से कहा, नहीं, वे तुम्हें प्रतीक बनाएंगे और फिर शिकार शुरू होगा। कमरे में फिर वही सवाल लटकने लगा, कौन आगे बढ़े और कौन रुके। कबीर खड़ा हुआ, इस बार बिना सहारे, तो हमें पहले बढ़ना होगा। आरव ने उसकी ओर देखा। कहाँ? कबीर ने ओरिजिन जोन की गहराई की ओर इशारा किया। ये जगह सिर्फ कोर की नहीं थी, ये गवाहों की भी है। नील की आंखें चमकीं। तुम एक नेटवर्क बनाना चाहते हो बिना कोर के? कबीर ने सिर हिलाया। लोगों का, जो धूसर हैं और जो डरते नहीं। मीरा ने गहरी सांस ली। तो ये छिपने की कहानी नहीं है। कबीर ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। नहीं, ये सामने आने की कहानी है। बाहर ओरिजिन जोन के ऊपर आसमान में ड्रोन फिर से दिखने लगे, लेकिन इस बार ओरिजिन जोन नहीं कांपा। कहीं दूर धूसर चमक वाले लोग पहली बार एक दूसरे को महसूस करने लगे और दुनिया ने अनजाने में एपिसोड 2 की नींव रख दी। ड्रोन आसमान में मंडरा रहे थे, लेकिन वे हमला नहीं कर रहे थे, बस देख रहे थे। ओरिजिन जोन के अंदर हलचल शुरू हो चुकी थी। जो म्यूटेटेड सर्वाइवर्स अब तक छाया में थे, वे बाहर आने लगे। उनके चेहरों पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी स्पष्टता थी। मीरा ने डेटा स्क्रीन देखी। सरकार ने चारों ओर घेरा बना लिया है। वे सीधे हमला नहीं करेंगे अभी। आरव ने पूछा, किसका इंतजार? नील ने जवाब दिया, किसी गलती का या किसी डरावने उदाहरण का। कबीर ने सिर हिलाया, तो हमें उन्हें वह मौका नहीं देना है। वह मुख्य हॉल के बीच खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन पूरे कक्ष में साफ गूंज रही थी। हम छिपेंगे नहीं और हम हमला भी नहीं करेंगे। एक सर्वाइवर ने पूछा, अगर वे हम पर चढ़ाए तो? कबीर ने उसकी ओर देखा, तो हम उन्हें दिखाएंगे कि हम क्या नहीं हैं। मीरा ने चौंक कर कहा, तुम उन्हें सच दिखाना चाहते हो? हाँ, कबीर बोला, डर से बना झूठ सबसे पहले टूटता है जब सामने इंसान खड़ा होता है। नील ने धीरे से कहा, ये जोखिम भरा है, हर भविष्य जोखिम से ही निकलता है। कबीर ने जवाब दिया। तभी बाहर से एक नई आवाज़ आई, लाउडस्पीकर की। ओरिजिन जोन के अंदर मौजूद लोग, अंतिम चेतावनी, 5 मिनट। समर ने कबीर की ओर देखा, अब भी लौट सकता है। कबीर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मैं कहीं नहीं जा रहा पापा, पहली बार मैं ठीक जगह पर हूँ। वह आगे बढ़ा। भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर खुला मैदान था, ड्रोन, बख्तरबंद वाहन, सशस्त्र दस्ते, सब तैयार। और उनके सामने अकेला एक युवक खड़ा था। मीरा की सांस अटक गई। कबीर ने हाथ ऊपर उठाए। खाली, मैं कबीर हूँ, उसने साफ आवाज में कहा। न कोर, न हथियार, न खतरा। सरकारी कमांडर की आवाज आई, तुम ओरिजिन जोन के प्रतिनिधि हो? कबीर ने पीछे देखा, मीरा, आरव, समर, सर्वाइवर्स। फिर सामने देखा, नहीं, मैं सिर्फ पहला हूँ जो बाहर आया है। एक पल का सन्नाटा छा गया, फिर कहीं भी गोली नहीं चली। ड्रोन के कैमरे जूम करने लगे। दुनिया पहली बार किसी म्यूटेशन को भागते हुए नहीं, सामने खड़े हुए देख रही थी। और उसी पल धूसर लोग अलग अलग शहरों में एक ही एहसास से रुके। किसी ने दरवाज़ा खोला, किसी ने पर्दा हटाया, किसी ने पहली बार सोचा, शायद अब छिपने का समय खत्म हो चुका है। मैदान में सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। कबीर बिना हिले खड़ा रहा। उसके हाथ अब भी खुले थे, न चुनौती, न समर्पण, सिर्फ मौजूदगी। कमांडर ने फिर आवाज़ दी, इस बार थोड़ी धीमी, अगर तुम खतरा नहीं हो तो ओरिजिन जोन से निकलकर हमारे साथ चलो। कबीर ने सिर हिलाया, अगर मैं अकेला गया तो आप इसे जीत समझेंगे, और फिर यहाँ बचे हर इंसान को शिकार बनाएंगे। ड्रोन की लाइटें तेज हो गईं। मीरा अंदर से बाहर आए, आरव उसके साथ। उनके पीछे दूसरे सर्वाइवर्स भी दिखने लगे। कोई हथियार नहीं, कोई मास्क नहीं। कमांडर की आवाज़ में पहली बार झुंझलाहट आई, तुम नियम तोड़ रहे हो। आरव ने आगे बढ़कर कहा, नियम तब तक चलते हैं जब तक दुनिया वही रहती है। ये दुनिया बदल चुकी है। कमांडर कुछ कहने ही वाला था कि उसके कंसोल पर अलग चमका, मल्टीपल सिग्नल्स, सर। आसमान में सिर्फ ओरिजिन जोन के ऊपर नहीं, दूर दूर तक ड्रोन की फीड बदलने लगी। एक शहर में एक महिला बालकनी से बाहर आई, दूसरे में एक बूढ़ा आदमी सड़क पर खड़ा हो गया, तीसरे में वही किशोर धूसर आंखों वाला सीधे कैमरे की ओर देख रहा था। ऑपरेटर की घबराए आवाज़ गूंजी, सर, ये लोग भाग नहीं रहे, ये खड़े हैं। कमांडर चुप हो गया। नील ने मीरा के पास आकर फुसफुसाया, इतिहास में हर बड़ा बदलाव ऐसे ही शुरू हुआ है, जब डर ने काम करना बंद कर दिया। कबीर ने फिर बोलना शुरू किया, इस बार आवाज़ में कोई विनती नहीं थी। आप हमें कैद कर सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन आप हमें मिटा नहीं सकते, क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं। कमांडर ने गहरी सांस ली, और तुम क्या चाहते हो? कबीर ने बिना सोचे जवाब दिया, समय और जगह, ताकि दुनिया खुद तय कर सके कि हम खतरा हैं या संभावना।
लंबा सन्नाटा, फिर कमांडर ने हाथ उठाया। ड्रोन थोड़े ऊपर चले गए, हथियार नीचे झुके। अस्थायी संघर्ष विराम, उसने कहा। ओरिजिन जोन निगरानी में रहेगा, कोई हमला नहीं अभी। मीरा की आंखों में नमी आ गई। ये जीत नहीं है, उसने कहा। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, ये शुरुआत है। आसमान में बादल छटने लगे, रोशनी सीधी मैदान पर उतरी, किसी झंडे पर नहीं, किसी सेना पर नहीं, सिर्फ लोगों पर। और उसी पल दुनिया ने पहली बार डर के बिना कुछ नया देखना शुरू किया। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद मैदान धीरे धीरे खाली होने लगा, लेकिन निगाहें अब भी टिकी थीं ओरिजिन जोन पर और उन लोगों पर जो बाहर आए थे। ड्रोन ऊपर मंडराते रहे, दूर और शांत। हथियार नीचे थे, पर हटे नहीं थे। मीरा ने कबीर के पास आकर धीरे से कहा, अब असली परीक्षा शुरू होगी। कबीर ने आसमान की ओर देखा। हाँ, जब गोलियां नहीं चलती तब फैसले ज्यादा भारी होते हैं। नील अपने टैबलेट पर डेटा स्क्रॉल कर रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। धूसर सिग्नल स्थिर नहीं हैं, वे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं बिना किसी केंद्र के। आरव ने पूछा, यह अच्छा है या खतरनाक? नील ने सिर झुकाया, दोनों। केंद्र के बिना ताक बेकाबू भी हो सकती है, लेकिन दबाई भी नहीं जा सकती। इसी बीच मैदान के किनारे एक सरकारी अधिकारी आगे बढ़ा। वह कमांडर नहीं था, कम उम्र, बिना हथियार। मैं एलिया हूँ, उसने कहा। सिविल ऑब्जर्वर। कबीर ने हाथ मिलाया। कबीर, एलिया ने सीधे कहा, ऊपर बहुत दबाव है। कुछ लोग चाहते हैं कि यह संघर्ष विराम आज ही टूट जाए। मीरा ने तुरंत पूछा, और तुम? एलिया ने एक पल सोचा। मैं देखना चाहता हूं कि अगर हम डर के बिना देखें तो क्या दिखता है। कबीर ने सिर हिलाया। तो देखो, अंदर ओरिजिन जोन के हॉल में लोग इकट्ठा हो गए थे, सर्वाइवर्स, धूसर लोग और वे जो सिर्फ समझना चाहते थे। कोई नेता मंच पर नहीं था, कोई नारा नहीं, बस बातचीत। एक महिला बोली, मुझे नहीं पता मैं धूसर हूँ या नहीं, लेकिन मैं अब छिपना नहीं चाहती। एक बूढ़ा आदमी बोला, मैं डरता हूँ, पर हर चीज से डरकर जी भी तो नहीं सकते। कबीर चुपचाप सुनता रहा। उसे पहली बार समझ आया, उसकी भूमिका बोलने की नहीं, जगह बनाने की है। नील ने पास आकर कहा, तुमने कोर्ट छोड़ा, लेकिन दिशा नहीं। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, दिशा सब मिलकर बनाएंगे। बाहर खबरें फैल चुकी थीं। कुछ चैनल इसे मानवता का नया अध्याय कह रहे थे, कुछ आने वाला संकट। धूसर लोग अलग अलग शहरों में अब अकेले नहीं थे। वे एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, नाम से नहीं, एहसास से। रात उतरने लगी। ओरिजिन जोन की रोशनी बाहर से दिख रही थी, तेज नहीं, आक्रामक नहीं, बस स्थिर। मीरा ने कबीर से पूछा, तुम थके नहीं हो? कबीर ने जमीन पर बैठे लोगों की ओर देखा, हंसते, बहस करते, सवाल पूछते। पहली बार नहीं। दूर आसमान में एक बादल गहराया। कहीं बहुत दूर किसी अनदेखी जगह पर धूसर चमक फिर उभरी, इस बार अस्थिर नहीं, जिज्ञासु। दुनिया ने सांस ली और कहानी अब शक्ति की नहीं, भरोसे की ओर मुड़ने लगी। रात के सन्नाटे में बारिश की पतली धार गिर रही थी। उजड़े हुए शहर के बीच खड़ा अस्पताल अब सिर्फ एक ढांचा था, लेकिन उसी ढांचे के नीचे कुछ जिंदा लोग अपनी सांसें रोककर बैठे थे। मयंक दीवार से पीठ लगाए खड़ा था। उसके हाथ में जंग लगी राइफल थी और आंखें सामने के अंधेरे में टिकी थीं। कुछ मिनट पहले ही ड्रोन की आवाज आई थी। वायरस से संक्रमित पुरुषों की भीड़ अब पास ही थी। रिया ने फुसफुसाकर कहा, अगर ये अंदर आ गए तो बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाएगा। मयंक ने सिर हिलाया। उसे पता था, यही वजह थी कि उसने रिस्क लिया था। उसने अस्पताल के पुराने बेसमेंट का दरवाज़ा खोल दिया था, जहां कभी इमरजेंसी जनरेटर रखा जाता था। वहां अंधेरा था, बदबू थी, लेकिन एक चीज़ थी जो उन्हें बचा सकती थी। बेसमेंट के कोने में पड़ा वह बॉक्स। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी डाली। ये क्या है? मयंक ने धीमी आवाज़ में कहा, सरकारी रिसर्च किट। वायरस के शुरुआती दिनों में बनाई गई थी। अधूरी है, लेकिन शायद। उसका वाक्य पूरा होने से पहले ऊपर शीशा टूटने की तेज़ आवाज़ आई। संक्रमितों की चीखें गूंज उठीं। वो चीखें इंसानी नहीं लगती थीं। रिया कांप गई। उनके पास वक्त नहीं है। मयंक ने बॉक्स खोला। अंदर इंजेक्शन, शीशियां और एक टूटा हुआ टैबलेट था। टैबलेट ऑन किया तो स्क्रीन फड़कती हुई जली। स्क्रीन पर एक फाइल खुली, प्रोजेक्ट आदिम। अर्जुन ने पढ़ा, वायरस सिर्फ मारता नहीं, ये बदलता है। मयंक की आंखें फैल गईं। उसे अचानक समझ आया कि क्यों कुछ पुरुष तुरंत मर जाते थे और कुछ और बन जाते थे। ऊपर कदमों की आवाज़ तेज हो गई थी। दरवाज़ा हिलने लगा। रिया ने मयंक की तरफ देखा। हमें फैसला करना होगा, या तो भागो या इसे यहीं ख़त्म करो। मयंक ने इंजेक्शन उठाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन आंखों में डर नहीं था। अगर ये काम कर गया, उसने कहा, तो दुनिया को पहली बार जवाब मिलेगा। और उसी पल दरवाज़ा टूट गया। अंधेरे से चीखता हुआ एक संक्रमित अंदर घुसा, लेकिन उसकी आंखें मयंक को पहचानती हुई लग रही थीं। संक्रमित की आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें पूरी तरह पागलपन नहीं था। वह लड़खड़ाता हुआ एक कदम आगे बढ़ा, फिर अचानक रुक गया।
उसके गले से टूटी फूटी आवाज निकली, जैसे कोई शब्द बनना चाहता हो। म य क। रिया की सांस अटक गई। अर्जुन ने राइफल उठाई, लेकिन मयंक ने इशारे से रोक दिया। इसे मारो मत, मयंक धीरे बोला। ये अभी पूरी तरह नहीं बदला है। संक्रमित ने सिर पकड़ लिया। उसके शरीर में झटके आ रहे थे, नसें फड़क रही थीं। बाहर से और भी चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन यह आदमी वहीं खड़ा था, जैसे किसी अंदरूनी लड़ाई से गुजर रहा हो। ये कौन है? रिया ने फुसफुसा कर पूछा। मयंक ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, ये मेरा दोस्त था, राहुल। राहुल के मुंह से झाग निकला, फिर अचानक वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांस तेज हो गई। मयंक बिना देर किए इंजेक्शन उसकी गर्दन में घुसा दिया। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। फिर राहुल की चीख गूंज उठी। उसकी पीठ धनुष की तरह मुड़ गई, आंखें बंद हो गईं। टैबलेट अपने आप बीप करने लगा। स्क्रीन पर डेटा दौड़ने लगा। रिया ने स्क्रीन देखी। हार्ट रेट स्थिर हो रहा है, लेकिन ब्रेन एक्टिविटी बढ़ रही है। अर्जुन ने दांत भींचे। या तो ये ठीक होगा या अभी यहीं खत्म हो जाएगा। कुछ सेकंड बीते, जो घंटों जैसे लगे। राहुल का शरीर शांत हो गया। उसकी सांस गहरी होने लगी। आंखें धीरे धीरे खुलीं। इस बार उनमें लालपन नहीं था, बल्कि डर था। मैं जिंदा हूँ, उसने भारी आवाज में पूछा। मयंक घुटनों के बल बैठ गया। हाँ, और तुम पहले इंसान हो जिसने वायरस को हराया है। उसी पल ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। धूल के बीच कई और संक्रमित नीचे कूद पड़े। राहुल लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अचानक अजीब सी चमक आई। उसने हाथ उठाया और पास आया एक संक्रमित हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। रिया ने धीमे से कहा, वायरस गया नहीं है, उसने उसे कुछ और बना दिया है। मयंक ने बॉक्स कसकर पकड़ लिया। उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ इलाज नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। राहुल के हाथ से निकलती अदृश्य ताकत ने कमरे का संतुलन बिगाड़ दिया। टूटे कांच, धूल और लोहे के टुकड़े हवा में तैरने लगे। संक्रमित एक पल को रुके, जैसे उन्हें समझ ही न आ रहा हो कि क्या हो रहा है। राहुल, कंट्रोल करो, मयंक चिल्लाया। राहुल की सांस तेज थी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह किसी अंदरूनी आवाज को सुन रहा हो। तभी सबसे आगे खड़ा संक्रमित अचानक जमीन से ऊपर उठा और उल्टा घूमता हुआ दीवार से जा टकराया। उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई, शरीर ढेर हो गया। बाकी संक्रमित एक साथ झपट पड़े। अर्जुन ने फायर खोल दिया। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। रिया मयंक के साथ पीछे हट गई, टैबलेट सीने से लगाए हुए। मयंक, इसका ब्रेन पैटर्न बदल रहा है, रिया बोली। ये पावर उसकी सोच से जुड़ी है। अगर वो डर गया तो। उसकी बात पूरी होने से पहले राहुल ने आंखें खोल दीं। उसने मयंक की तरफ देखा। मुझे सब सुनाई दे रहा है, राहुल बोला। उनकी भूख, उनकी आवाज। उसने दोनों हाथ फैलाए। इस बार 3 संक्रमित एक साथ हवा में उठे और छत से टकराकर नीचे गिरे। कमरा कुछ ही सेकंड में खाली हो गया। शांति छा गई। अर्जुन ने धीरे से राइफल नीचे की। तू इंसान है या कुछ और बन गया है? राहुल ने अपने हाथों को देखा। वे कांप रहे थे। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वही हूँ जो पहले था, बस अब ये आवाजें हैं। मयंक ने गहरी सांस ली। वायरस इंसान को मारने के लिए बना था, लेकिन कुछ मामलों में ये अगला स्टेप बना रहा है। रिया की नज़र टैबलेट से नहीं हटी। और ऐसे लोग अगर और हुए तो दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं होगी। तभी बाहर से तेज सायरन जैसी आवाज आई। ये संक्रमितों की नहीं थी। अर्जुन ने खिड़की से झांक कर देखा। ये इंसान हैं और उनके पास भारी हथियार हैं। मयंक का चेहरा सख्त हो गया। सरकार, राहुल ने मुट्ठी भींच ली। अगर वो मुझे पकड़ना चाहते हैं तो मैं भागूंगा नहीं। नीचे से लाउडस्पीकर की आवाज गूंजी। अंदर मौजूद सभी लोग ध्यान दें, बाहर निकलो, तुम्हें सुरक्षित रखा जाएगा। मयंक जानता था ये झूठ था, और अब लड़ाई सिर्फ संक्रमितों से नहीं थी। लाउडस्पीकर की आवाज़ खत्म होते ही पूरी इमारत जैसे सांस रोककर खड़ी हो गई। अर्जुन ने खिड़की से दूरबीन हटाए। 3 गाड़ियां हैं, काले कपड़े, बिना निशान। ये रेस्क्यू नहीं है। रिया ने जल्दी जल्दी टैबलेट बंद किया। अगर इन्होंने मेरे डेटा देख लिया तो राहुल एक नंबर बन जाएगा। इंसान नहीं। राहुल दीवार से टेक लगाकर खड़ा था, सिर थामे हुए। उनकी आवाज़ें फिर आ रही हैं। बाहर वाले लोग संक्रमित नहीं हैं, लेकिन इरादा खतरनाक है। मयंक ने फैसला कर लिया था, हम पीछे की सर्विस टनल से निकलेंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया। वो रास्ता आधा गिर चुका है, तो सामने से मरना बेहतर है। मयंक की आवाज़ सख्त थी। तभी नीचे से भारी बूटों की आवाज़ आई। सीढ़ियों पर कदम बढ़ रहे थे। वे अंदर आ चुके हैं, राहुल बोला, और वे मुझे देखना चाहते हैं। रिया ने उसकी तरफ देखा। तुम कैसे जानते हो? राहुल ने आंखें बंद की। उनके दिमाग साफ हैं। डर नहीं है, सिर्फ आदेश है। पहली गोली दीवार में लगी, चेतावनी थी। अर्जुन ने पोजीशन ली। अब समय नहीं है। मयंक राहुल के सामने खड़ा हो गया। जो भी हो, तुम अकेले नहीं हो, याद रखो। दरवाज़ा टूटकर खुला।
4 लोग अंदर घुसे, चेहरे पर मास्क, आंखों पर काले चश्मे। लक्ष्य दिख रहा है, उनमें से एक बोला। राहुल के अंदर कुछ टूटा। हवा अचानक भारी हो गई। फर्श पर पड़े लोहे के पाइप हिलने लगे। दीवारों में दरारें उभर आईं। राहुल, रुक, रिया चिल्लाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 2 सैनिक हवा में उठे और पीछे जा टकराए। तीसरा घुटनों पर आ गया, जैसे किसी ने उसे जमीन में दबा दिया हो। चौथा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर वहीं जड़ हो गया। कमरा फिर शांत हो गया। राहुल हौंफ रहा था। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। मयंक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और यही फर्क है तुम्हारे और उनके बीच। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन अब वे जान गए हैं, रिया ने धीमे से कहा, और अब वे और लोग भेजेंगे। मयंक की नज़र अंधेरी सुरंग की ओर गई। तो हमें उनसे पहले पहुंचना होगा। राहुल ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर कम था और संकल्प ज्यादा। अगर मैं उनकी नज़र में हथियार हूँ, वह बोला, तो मैं तय करूंगा किसके लिए। और उसी पल शहर के ऊपर एक नई जंग की परछाई फैलने लगी। सर्विस टनल का मुंह अंधेरे में डूबा हुआ था। टूटे कंक्रीट और जंग लगे पाइपों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी, जिसमें सड़ांध और धुएं की गंध मिली हुई थी। तेज चलो, अर्जुन ने कहा। वे जल्दी संभल जाएंगे। चारों सुरंग में उतर गए। ऊपर से दूर दूर गोलियों और आदेशों की आवाज़ें गूंज रही थीं। राहुल सबसे पीछे चल रहा था। हर कदम के साथ उसका सिर भारी होता जा रहा था। अचानक वह रुक गया। रुको, उसने धीमे से कहा। मयंक मुड़ा। क्या हुआ? राहुल ने दीवार पर हाथ रखा। यहाँ बहुत लोग मरे थे, वायरस से। उनकी यादें अभी भी अटकी हैं। रिया सिहर गई। यादें, डर, भूख, दर्द, राहुल बोला। सब एक साथ। अचानक सुरंग की बत्तियां टिमटिमाईं। सामने अंधेरे में परछाइयां हिलने लगीं। अर्जुन ने राइफल तानी। संक्रमित। राहुल ने सिर हिलाया। नहीं, ये कुछ और है। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। कपड़े फटे थे, चेहरा पीला, लेकिन आंखें साफ थीं। उसके पीछे 2 और लोग थे। गोली मत चलाना, वह आदमी बोला। हम जिंदा हैं। रिया आगे बढ़ी। तुम लोग कैसे बचे? वह आदमी हंसा, लेकिन हंसी में थकान थी। छुपकर, भागकर, और किस्मत से। उसकी नज़र राहुल पर टिक गई। पल भर में उसका चेहरा बदल गया। तुम अलग हो। राहुल असहज हो गया। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, आदमी ने कहा। हमने अफवाहें सुनी हैं, एक ऐसा इंसान जो संक्रमितों को बिना मारे रोक सकता है। मयंक चौंक गया। अफवाहें? शहर के नीचे लोग बातें करते हैं, वह बोला। और सरकार भी सुन रही है। अर्जुन ने दांत भींचे। तो तुम कौन हो? हम बचे हुए लोग हैं, आदमी ने कहा। और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। रिया ने फुसफुसाकर मयंक से कहा, अगर ये जाल हुआ तो? राहुल ने बात काट दी। अगर मैं उनके साथ गया तो तुम लोग? आदमी ने सीधे जवाब दिया। तुम अकेले नहीं जाओगे, लेकिन एक बात समझ लो, अब छुपने का समय खत्म हो गया है। सुरंग के दूर सिरे से भारी गाड़ियों की आवाज़ आने लगी। अर्जुन ने पीछे देखा। वे आ रहे हैं। मयंक ने एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, हम साथ चलते हैं। राहुल ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हो गया था, ये सिर्फ भागने की कहानी नहीं रही थी। अब वह खुद एक निशाना था, और शायद एक उम्मीद भी। सुरंग के दूसरे सिरे पर लोहे का भारी दरवाज़ा खुला। उसके पार एक पुराना अंडरग्राउंड स्टेशन था, जहां दर्जनों लोग छिपे हुए थे। टिमटिमाती लाइटों के नीचे थके हुए चेहरे, हाथों में देसी हथियार और आंखों में डर के साथ जिद। यही हमारा ठिकाना है, उस आदमी ने कहा। मेरा नाम कबीर है। जैसे ही राहुल अंदर आया, कुछ लोग पीछे हट गए। कुछ ने हैरानी से देखा। एक बच्चा अपनी माँ के पीछे छुप गया। डरो मत, कबीर ने ऊंची आवाज में कहा। ये वही है जिसके बारे में मैंने बताया था। एक बूढ़ी औरत आगे आई। ये संक्रमित है। राहुल ने सिर झुका लिया। नहीं, लेकिन मैं वैसा भी नहीं हूँ जैसा पहले था। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। रिया ने चारों तरफ नजर डाली। तुम लोग कब से यहाँ हो? जब ऊपर की दुनिया खत्म हुई, कबीर बोला। सरकार ने शहर सील किया, फिर सबको छोड़ दिया। अर्जुन ने दीवारों पर लगे नक्शे देखे। तुम्हारे पास सिस्टम है, जरूरत सिखा देती है, कबीर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन अब वो काम नहीं आ रहा। संक्रमित नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी एक लड़की तेजी से दौड़ती हुई आई। कबीर, गेट 3 टूटने वाला है। राहुल का सिर अचानक घूम गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। बहुत ज्यादा हैं, वह बोला। और उनके बीच कुछ अलग है। मयंक चौंक गया। अलग कैसे? वो सोच रहे हैं। राहुल की आवाज़ भारी हो गई। वायरस बदल रहा है। भीड़ में घबराहट फैल गई। कुछ लोग चिल्लाने लगे। कबीर ने राहुल को पकड़कर देखा। अगर तुम हमें बचा सकते हो तो हमें बताओ कैसे? राहुल ने आंखें खोलीं। मैं सबको नहीं बचा सकता। एक पल की चुप्पी, फिर वह बोला, लेकिन मैं उन्हें रोक सकता हूँ। ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। धूल झरने लगी। दीवार हिल गई। अर्जुन ने राइफल संभाली। तो आज टेस्ट हो जाएगा। राहुल आगे बढ़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन आंखों में डर नहीं था। स्टेशन के अंधेरे में पहली बार संक्रमितों से पहले
इंसानों ने किसी का नाम लिया। राहुल। गेट 3 के पास धातु चीखने लगी। लोहे की चादर बाहर की ओर फूल रही थी, जैसे कोई भीतर से उसे सांस देकर फाड़ना चाहता हो। सब पीछे हटो, कबीर चिल्लाया। लोग भागकर प्लेटफॉर्म की दीवारों से लग गए। कुछ औरतों ने बच्चों को गोद में कस लिया। अर्जुन ने मोर्चा संभाला, राइफल सीधी गेट की ओर। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी सांस गहरी होती जा रही थी। राहुल। रिया ने डर और उम्मीद के बीच कहा, अगर बहुत ज्यादा हुआ तो रुक जाना। राहुल ने बिना पीछे देखे सिर हिलाया। धमाके के साथ गेट टूट गया। संक्रमितों का सैलाब अंदर घुसा। दर्जनों नहीं, सैकड़ों। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन चाल में अजीब तालमेल था। और फिर राहुल ने उसे महसूस किया। बीच वाला, वह बुदबुदाया, वही उन्हें चला रहा है। भीड़ के पीछे एक लंबा दुबला संक्रमित खड़ा था। उसकी आंखें बाकी से अलग थीं, जागती हुई। अर्जुन ने फायर खोला। पहली लाइन गिरी, लेकिन भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राहुल ने आंखें बंद कर लीं। अचानक हवा सख्त हो गई। प्लेटफॉर्म पर बिखरे पत्थर, लोहे के टुकड़े, टूटी बेंच, सब कांपने लगे। संक्रमितों की पहली कतार जमीन से चिपक गई, जैसे किसी ने उन्हें अदृश्य वजन से दबा दिया हो। लोगों की चीखें थम गईं। राहुल ने हाथ उठाया। रुको। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन असर ऐसा जैसे पूरी जगह ने सुन ली हो। अग्रिम संक्रमित रुक गए, लेकिन पीछे वाला, वह अलग मुस्कुराया। उसने सिर टेढ़ा किया, जैसे राहुल को देख रहा हो, समझ रहा हो। ये मुझे सुन सकता है, राहुल की आवाज में पहली बार डर आया। और ये जवाब भी दे रहा है। लंबा संक्रमित आगे बढ़ा। उसके आसपास के बाकी संक्रमित अपने आप रास्ता छोड़ते गए। मयंक ने धीरे से कहा, वायरस सीख रहा है। लंबे संक्रमित ने मुंह खोला। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन भाव समझ में आ रहा था, चुनौती। राहुल के माथे पर पसीना आ गया। उसने पूरी ताकत झोंक दी। प्लेटफॉर्म की लाइटें फट गईं। हवा में तेज कंपन फैल गया। लंबा संक्रमित एक कदम पीछे हटा। बस एक। राहुल लड़खड़ा गया। रिया दौड़कर आगे आई। बस, तुम खुद को खत्म कर दोगे। लंबा संक्रमित फिर आगे बढ़ा। अर्जुन ने निशाना साधा, लेकिन राहुल ने हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं, राहुल बोला, ये लड़ाई गोलियों से नहीं जीती जाएगी। उसने अपनी आंखें खोलीं। इस बार उनमें डर नहीं था। अगर वायरस बात कर सकता है, वह धीरे बोला, तो आज पहली बार मैं भी जवाब दूंगा। और उसी पल स्टेशन की हवा जैसे दो ताकतों के बीच फंस गई। एक इंसान और एक नया जन्म लेता दुश्मन। स्टेशन में सन्नाटा फैल गया। संक्रमितों की भीड़ जमी हुई थी, जैसे समय ने उन्हें पकड़ लिया हो। बीच में खड़ा वह लंबा संक्रमित धीरे धीरे सिर घुमाने लगा। तुम अलग हो। उसके गले से टूटी फूटी आवाज निकली। भीड़ में सिहरन दौड़ गई। रिया की आंखें फैल गईं। ये बोल रहा है। राहुल ने गहरी सांस ली। नहीं, ये सोच को शब्द दे रहा है। लंबा संक्रमित एक कदम और आगे बढ़ा। उसके आसपास हवा में हल्की कंपन थी, जैसे दो चुंबक एक दूसरे को खींच रहे हों। तुम हमें रोकते हो, वह बोला, लेकिन तुम हमारे जैसे हो। राहुल का सिर दर्द से भर गया। यादें, चीखें, भूख, सब एक साथ उस पर टूट पड़े। उसने दांत भींच लिए। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, राहुल बोला। मैं चुन सकता हूँ। संक्रमित हंसा। वह हंसी इंसानी नहीं थी। चुनाव कमजोरी है। अचानक कई संक्रमित फिर हिलने लगे। दबाव टूट रहा था। अर्जुन ने फुसफुसा कर कहा, राहुल अब देर मत कर। राहुल ने हाथ नीचे किया। इस बार उसने ताकत बाहर नहीं, अंदर की ओर मोड़ी। तुम उन्हें चला रहे हो, उसने कहा, लेकिन तुम अकेले हो। लंबा संक्रमित रुका। पहली बार उसके चेहरे पर भ्रम दिखा। अगर मैं गिरा, राहुल बोला, तो ये सब भी गिरेंगे। एक पल को सब कुछ थम गया। फिर राहुल ने आंखें बंद की और जोर से सांस छोड़ी। लंबा संक्रमित घुटनों पर आ गया। उसके आसपास खड़े संक्रमित अचानक बिखरने लगे। कुछ गिर पड़े, कुछ दीवारों से टकराए, कुछ बस खड़े रह गए, जैसे दिशा खो चुके हों। भीड़ में राहत की आवाजें उठीं, लेकिन राहुल भी गिर पड़ा। रिया और मयंक दौड़कर उसके पास पहुंचे। राहुल। रिया ने उसे थामा। उसकी आंखें आधी खुली थीं। होंठ कांप रहे थे। ये खत्म नहीं हुआ है। मयंक ने कहा, हमें समय मिल गया है। लंबा संक्रमित जमीन पर पड़ा था, हिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। और उनमें डर नहीं था, उनमें वादा था। कबीर ने दूर से देखा और धीरे से बोला, आज हमने दुश्मन को रोका है, लेकिन अब उसने हमें पहचान लिया है। स्टेशन के ऊपर, शहर की टूटी हुई इमारतों के बीच, एक नई चेतना जाग चुकी थी। और अब सवाल सिर्फ जिंदा रहने का नहीं था, बल्कि यह तय करने का था कि इस बदली हुई दुनिया का भविष्य कौन लिखेगा। राहुल की सांसें उखड़ी हुई थीं। उसकी हथेलियां ठंडी पड़ रही थीं, जैसे शरीर ने एक साथ बहुत कुछ झेल लिया हो। इसे अंदर ले चलो, मयंक ने कहा। अभी। कबीर के लोग तुरंत आगे आए। राहुल को प्लेटफॉर्म के पीछे बने छोटे से कमरे में लिटाया गया। दरवाज़ा बंद होते ही बाहर की आवाज़ें धीमी पड़ गईं, लेकिन तनाव हवा में अब भी तैर रहा था। रिया टैबलेट ऑन कर चुकी थी। स्क्रीन पर ग्राफ बेकाबू होकर ऊपर नीचे जा रहे थे।
उसका न्यूरल लोड नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा है, वह बोली। ये ताकत मुफ्त नहीं है। अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा रहा। ऊपर वाले कितनी देर में दोबारा आएंगे? कबीर ने जवाब दिया, संक्रमित बिखर गए हैं, लेकिन वो लंबा वाला, वो मरा नहीं है। वो पीछे हट गया है। कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। तभी राहुल की उंगलियां हिलीं। राहुल, रिया झुककर बोली। उसकी आंखें खुली, लेकिन नजरें कहीं और थीं। मैंने उसे देखा, राहुल धीमे बोला। सिर्फ सामने नहीं, बहुत दूर तक। मयंक चौंक गया। क्या मतलब? वो अकेला नहीं है। राहुल की आवाज़ काम गई। वो पहले नहीं है, और आखिरी भी नहीं होगा। रिया ने टैबलेट देखा। तुम्हारा ब्रेन सिग्नल अभी भी बाहर किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। राहुल ने आंखें बंद कर लीं। वो सीख रहे हैं, हमसे, मुझसे। अर्जुन ने दांत भींचे। तो ये सिर्फ समय की बात है। राहुल ने मुश्किल से सिर हिलाया। और वो समय कम है। कबीर ने गहरी सांस ली। तो हमें क्या करना चाहिए? राहुल ने आंखें खोलीं। इस बार उनमें थकान के साथ साफ समझ थी। छुपना छोड़ना होगा, वह बोला, और बिखरना भी। मयंक ने उसकी तरफ देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? दुनिया में और भी लोग होंगे, राहुल बोला, जो बदले हैं, जो बच गए हैं। अगर हम उन्हें ढूंढ लें। रिया ने बात पूरी की। तो हम अकेले नहीं रहेंगे। बाहर कहीं दूर, सुरंग के भीतर, लोहे के टूटने की धीमी आवाज़ गूंजी। अर्जुन ने राइफल संभाली। लगता है दुश्मन ने भी यही फैसला कर लिया है। राहुल ने धीरे से कहा, अब ये सिर्फ जंग नहीं है, ये दौड़ है। और स्टेशन की अंधेरी दीवारों के बीच एक नए मोर्चे की नींव पड़ चुकी थी। कमरे के बाहर अचानक शोर बढ़ गया। भागते कदम, घबराए आवाज़ें, और लोहे पर कुछ भारी टकराने की ध्वनि। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ? एक युवक हौंकता हुआ बोला, गेट 5, वहाँ कुछ गलत है। संक्रमित नहीं है, लेकिन लोग बेहोश हो रहे हैं। रिया चौंक गई। बेहोश? काटा नहीं गया? राहुल उठने की कोशिश करने लगा। मयंक ने उसे सहारा दिया। रुको, अभी नहीं। नहीं, राहुल बोला, ये वही है। वह बाहर निकला। स्टेशन की लाइटें फिर से टिमटिमा रही थीं। गेट 5 की ओर जाते हुए उसने अपने सिर में हल्की गूंज महसूस की, जैसे कोई धीमी फ्रीक्वेंसी हवा में तैर रही हो। वहां पहुंचते ही सब साफ हो गया। 3 लोग जमीन पर बैठे थे, आंखें खुली, लेकिन शरीर सुन्ना। उनके सामने दीवार पर एक अजीब सा निशान उभरा हुआ था, जैसे नसों का जाल। ये वायरस नहीं है, राहुल बोला, ये एक संकेत है। कबीर ने पूछा, किसका? राहुल ने दीवार को छुआ। उसकी हथेली के नीचे हल्की गर्मी थी। किसी और का, जो मुझ जैसा है। रिया ने टैबलेट उठाया। न्यूरल रेजोनेंस मैच कर रहा है। ये कॉल है। अर्जुन ने चारों ओर देखा। तो जवाब देने वाला कौन है? राहुल ने आंखें बंद की। कुछ सेकंड बाद उसने दिशा में इशारा किया, स्टेशन के पुराने मैप की तरफ, जहां शहर के बाहरी हिस्से का रास्ता दिख रहा था। वहां, वह बोला, और वो डर में है। मयंक ने बिना देर किए कहा, हम जाएंगे। कबीर ने सिर हिलाया। मैं यहाँ संभालूंगा, लेकिन अगर तुम गलत निकले तो हम लौटेंगे ही नहीं, राहुल ने शांत आवाज में कहा। अर्जुन ने बैग कंधे पर टांगा। चलो। जैसे ही वे सुरंग की ओर बढ़े, दीवार पर बना निशान धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। और कहीं दूर, शहर के खंडहरों में, किसी और ने आंखें खोलीं, पहली बार यह जानकर कि वह अकेला नहीं है। सुरंग का रास्ता पहले से ज्यादा शांत था। कोई चीख नहीं, कोई दौड़ती परछाई नहीं, बस बूंदों की टपक और दूर कहीं धातु के खिसकने की आवाज। ये शांति ठीक नहीं लग रही, अर्जुन ने धीमे कहा। राहुल सबसे आगे चल रहा था। हर कुछ कदम पर उसका सिर हल्का सा झुक जाता, जैसे कोई अदृश्य खिंचाव उसे दिशा दिखा रहा हो। वो पास है, उसने कहा, लेकिन छुपा हुआ। रिया ने टैबलेट देखा। न्यूरल सिग्नल अनियमित है, दर बहुत ज्यादा है और कंट्रोल कम। सुरंग खत्म हुई और वे एक टूटे हुए अंडरपास में निकल आए। ऊपर सड़क धंसी हुई थी, गाड़ियां उल्टी पड़ी थीं, चारों तरफ जंग और राख। तभी हवा में अजीब कंपन हुआ। अर्जुन ने तुरंत राइफल उठाई। कवर लो। कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन पास खड़ी एक पुरानी कार अपने आप खिसककर दूसरी से टकरा गई। राहुल रुक गया। मत डरो, उसने ऊंची आवाज में कहा, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। कुछ सेकंड बाद पुल के नीचे की छाया हिली। एक लड़की बाहर आई। उम्र ज्यादा नहीं थी, कपड़े गंदे थे, आंखों के नीचे गहरे साए। उसके आसपास पत्थर और मलबा हल्के हल्के हवा में तैर रहा था। रिया की सांस अटक गई। ये खुद को बचा रही है। लड़की की आवाज कांप रही थी। तुम लोग भी उन्हें भेजे गए हो? नहीं, राहुल ने धीरे कहा, मैं तुम्हारे जैसा हूँ। लड़की ने उसकी तरफ देखा। पल भर के लिए हवा और भारी हो गई, फिर सब थम गया। तुम सच कह रहे हो, वह बोली, क्योंकि तुम मेरी तरह सुन सकते हो। मयंक ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन राहुल ने हाथ से रोका। सब ठीक है, राहुल ने कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। लड़की की आंखों में पहली बार आंसू आए। आसपास तैरता मलबा जमीन पर गिर पड़ा। मेरा नाम अनाया है, उसने कहा, और मैं नहीं जानती मैं ये कब तक रोक पाऊंगी। रिया ने टैबलेट बंद कर दिया।
अब रोकने की जरूरत नहीं है। दूर कहीं शहर की टूटी इमारतों के बीच एक नई लकीर खींच चुकी थी। एक नहीं, अब दो थे। अनाया के कंधे ढीले पड़ गए, जैसे महीनों से थामी हुई सांस आखिरकार निकल गई हो। वह दीवार से टिककर बैठ गई। राहुल उसके सामने घुटनों के बल बैठा। पहली बार ऐसा लग रहा है, अनाया बोली, कि दिमाग में शोर कम हुआ है। रिया पास आए, क्योंकि अब तुम्हें दबाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल सीखना होगा। अर्जुन चारों तरफ नजर रखे हुए था। हम खुले में हैं, ज्यादा देर नहीं रुक सकते। तभी राहुल का चेहरा सख्त हो गया। उसने अचानक सिर घुमा लिया। हमें ढूंढा जा रहा है, वह बोला। मयंक चौंक गया। संक्रमित? नहीं, राहुल ने धीरे कहा। इंसान। अंडरपास के ऊपर से ड्रोन की हल्की भनभनाहट सुनाई दी। अनाया घबरा गई। उसके आसपास फिर से पत्थर उठने लगे। शांत रहो, राहुल ने कहा। मैं हूँ। ड्रोन नीचे झुका। उसके कैमरे की लाल लाइट चमकी। अचानक एक तेज ध्वनि गूंजी। ड्रोन हवा में ही रुक गया, फिर घूमता हुआ पास की दीवार से जा टकराया। अनाया ने राहुल की तरफ देखा। ये तुमने किया? राहुल ने सिर हिलाया। नहीं, ये तुमने किया, बिना डरे। एक पल की खामोशी, फिर अनाया हल्का सा मुस्कुराए। तो मैं सीख रही हूँ। रिया ने टैबलेट फिर ऑन किया। सरकार अब पुष्टि कर चुकी है। 2 सिग्नेचर एक साथ दिख रहे हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो अब छुपना नामुमकिन है। मयंक ने फैसला सुनाया। हमें जगह बदलनी होगी और नेटवर्क बनाना होगा। अनाया उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब डर कम था। अगर तुम लोग साथ हो, वह बोली, तो मैं भागूंगी नहीं। राहुल ने हाथ आगे बढ़ाया। अनाया ने बिना हिचक उसे पकड़ लिया। दूर टूटे शहर के ऊपर एक और ड्रोन ने दिशा बदली, और कहीं किसी सुरक्षित कमरे में किसी ने स्क्रीन पर उभरते 2 नाम देखे। विषय सक्रिय, स्थिति नियंत्रण से बाहर। कहानी अब सिर्फ बचने की नहीं रही थी। अब ये तय होना था कि इस बदली हुई दुनिया में पहला कदम कौन उठाएगा। ड्रोन के टूटते ही आसपास की गलियों में हलचल बढ़ गई। दूर कहीं गाड़ियों के इंजन स्टार्ट होने की आवाज आए। वे पास आ रहे हैं, अर्जुन ने कहा। अब देर नहीं कर सकते। मयंक ने चारों को एक संकरे रास्ते की ओर मोड़ा, जो टूटे अंडरपास के नीचे से शहर के अंदर जाता था। अनाया बिना सवाल किए साथ चलने लगी, लेकिन हर कुछ कदम पर उसके हाथ अनजाने में मुट्ठी बन जाते, जैसे डर अभी भी भीतर बैठा हो। राहुल ने उसकी तरफ देखा। अगर ज्यादा हो रहा है तो बताना। अनाया ने सिर हिलाया। अभी नहीं, लेकिन कोई मुझे देख रहा है। रिया ने तुरंत टैबलेट उठाया। थर्मल मूवमेंट छतों पर। गोली की पहली आवाज गूंजी। दीवार से चिंगारियां उछलीं। अर्जुन ने जवाबी फायर किया। सरकारी टीम है, साफ निशाना। अनाया चौंक गई। उसके आसपास हवा फिर भारी हो गई। ऊपर की छत से पत्थर खिसक कर नीचे गिरने लगे। अनाया रुक, राहुल ने कहा। सिर्फ रास्ता खोलो। अनाया ने आंखें बंद की। इस बार विस्फोट नहीं हुआ। सिर्फ इतना हुआ कि सामने गिरी हुई बस अपने आप साइड में सरक गई और पीछे एक संकरा रास्ता खुल गया। भागो, अर्जुन चिल्लाया। वे अंदर घुसे। गोलियां पीछे दीवारों से टकराती रहीं, लेकिन कोई पीछा नहीं कर पाया। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। सांसें भारी थीं, हाथ कांप रहे थे। रिया ने टैबलेट देखा। हम बच निकले फिलहाल। अनाया ने आंखें खोलीं। उसका चेहरा पीला था, लेकिन वह खड़ी थी। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और यही सबसे बड़ी जीत है। मयंक ने चारों को देखा। अब साफ है, वे हमें अलग अलग नहीं पकड़ेंगे। अर्जुन ने कहा, तो अगला कदम। राहुल ने शहर की ओर देखा, जहां अंधेरे में टूटी इमारतें खड़ी थीं। दूसरों को ढूंढना, वह बोला। हम जैसे और लोग होंगे। अनाया ने धीरे से पूछा, और अगर हमसे पहले उन्हें पकड़ लिया गया? राहुल की आवाज़ सख्त हो गई। तो उन्हें छुड़ाना होगा। दूर कहीं शहर के ऊपर एक नई रणनीति बननी शुरू हो चुकी थी। अब सवाल यह नहीं था कि कौन बचेगा, बल्कि यह था कि जब इंसान बदल जाए तो सत्ता किसके हाथ में जाएगी। यहाँ हर कहानी का एंड अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।